Welcome listeners. Today's topic is Unit 2, the Policy Cycle. Paper of MPA 015, Public Policy Analysis. आज हम इस एक्सप्लेनर में पब्लिक पॉलिसी के इस पूरे साइकिल को डिटेल में समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो एक्चुअली दिखाता है कि सरकार आखिर डिसीजंस लेती कैसे है और उन्हें ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट कैसे करती है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए सीधे कंटेंट पर आते हैं। आज के इस सेशन का हमारा सिलेबस रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम समझेंगे पॉलिसी प्रोसेस, फिर प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी अल्टरनेटिव्स, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग फॉर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, इवैल्यूएटिंग द पॉलिसी आउटकम्स और आखिर में लिमिटेशंस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसी प्रोसेस, द कंटिन्यूअस लूप। देखिए, पॉलिसी मेकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस एक बार किसी मीटिंग रूम में डिस्कस हुई, पेपर पर लिखी गई और वहां खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं, ये एक कंटिन्यूअस ब्रीदिंग साइकिल है। जेम्स ई एंडरसन का ये कोट बहुत ही प्रोफाउंड है। पॉलिसी इज बीइंग मेड एज इट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड एंड एडमिनिस्टर्ड एज इट इज बीइंग मेड। इसका सीधा सा मतलब है कि जब एक एडमिनिस्ट्रेटर किसी पॉलिसी को रियल वर्ल्ड में लागू करता है तो उस एग्जीक्यूशन के दौरान भी डायनामिकली उस पॉलिसी का निर्माण हो रहा होता है, वो इवॉल्व होती रहती है। अब वैसे तो स्कॉलर्स जैसे हर्बर्ट साइमन और हैरोल्ड लेसवेल ने इस प्रोसेस को मैप करने के लिए काफी कॉम्प्लेक्स एकेडमिक मॉडल्स दिए हैं, लेकिन अगर हम उन्हें एकदम सिंप्लीफाई करें तो ये एक क्लीन 3 स्टेप लिनियर प्रोग्रेशन बनता है। स्टेप 1 पॉलिसी प्रॉब्लम, जहां एग्जैक्टली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। स्टेप 2 पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स, जहां अलग अलग पॉसिबल ऑप्शंस निकल कर आते हैं। और स्टेप 3 इम्प्लीमेंटेशन। ये सीक्वेंस प्योर कोर्स साइकिल को ग्रास्प करने के लिए बहुत ही एक्सेसिबल अप्रोच देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेक्शन, प्रॉब्लम्स इन पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स, मेकिंग टफ चॉइसेस। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे एक नॉर्मल इशू एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम बन जाता है जहां डिसीजन मेकर्स को बहुत ही टफ चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। द गैंजीज पोल्यूशन केस को ही ले लीजिए। क्लीन वाटर के बेनिफिट्स तो सबको पता है, राइट? पर उस टारगेट को अचीव करने के लिए अनप्रिडिक्टेबल वेदर, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स और मैसिव फाइनेंशियल कॉस्ट को वे करना पड़ता है। एक स्टेट को बहुत भारी प्राइस पे करनी पड़ती है, जिससे उन ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक को चुनना और उसकी प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएट करना इनक्रेडिबली टफ हो जाता है। तीसरा सेक्शन, इम्प्लीमेंटिंग द चोजन पॉलिसी, ब्रिजिंग गोल्स एंड रियलिटी। देखिए, एक पॉलिसी का गोल कितना भी नोबल क्यों ना हो, उसकी वैल्यू तब तक जीरो है जब तक उसका डिलीवरी सिस्टम ठीक ना हो। रियल वर्ल्ड में एडमिनिस्ट्रेटर्स को सिवियर रोड ब्लॉक्स फेस करने पड़ते हैं। अगर इम्प्लीमेंटर्स के पास ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या फिर इंटरेस्ट ग्रुप्स का भारी पॉलिटिकल प्रेशर है तो काम वहीं रुक जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ब्यूरोक्रेसी के पास प्रोफेशनल स्किल्स ही नहीं है तो बेस्ट से बेस्ट पॉलिसीज भी पॉलिटिक्स और ग्राउंड रियलिटी से टकरा कर फेल हो जाती हैं। Let's move to and see how this builds. चौथा सेक्शन, मॉनिटरिंग फॉर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, एफिशिएंसी एंड कंट्रोल। असल में मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस का ही एक वाइटल सबसेट है। पॉलिसी मॉनिटरिंग को अगर सिंपली डिफाइन करें तो इसका मतलब है एग्जीक्यूशन के दौरान रिसोर्स इनपुट्स का इतना एफिशिएंटली यूज करना कि इंटेंडेड रिजल्ट्स मिल सकें। एक मॉनिटर को बर्ड्स आई व्यू में इतना ऊपर भी नहीं उड़ना चाहिए कि बेसिक डिटेल्स मिस हो जाएं और डिटेल्स में इतना डीप भी नहीं घुसना चाहिए कि बिग पिक्चर गायब हो जाए। सही टाइम पर कॉस्ट रिड्यूसिंग करेक्शंस करने के लिए एक बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। पांचवा सेक्शन, इवैल्यूएटिंग द पॉलिसी आउटकम्स, मेजरिंग सोशल यूटिलिटी। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज द शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, मॉनिटरिंग का बेसिक फोकस फैक्चुअल प्रेमिसेस पर होता है, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। एफिशिएंसी और कंट्रोल पर फोकस होता है। लेकिन इवैल्यूएशन वैल्यू प्रेमिसेस पर चलता है। एक बार पॉलिसी इफेक्ट में आ गई तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली देखता है कि इसका आखिर सोसाइटी पर असर क्या पड़ा, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। स्कॉलर्स जैसे फ्रॉहॉक और सूचमैन ने इसके लिए कुछ कोर मेट्रिक्स दिए हैं, जैसे इफेक्टिवनेस यानी गोल कितना अचीव हुआ, एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कैसा रहा, एडेक्वेसी ये देखती है कि टोटल नीड पूरी हुई या नहीं। इसके अलावा इक्विटी कि क्या बेनिफिट्स फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए सोसाइटी में, और रिस्पॉन्सिवनेस या अप्रोप्रिएटनेस को भी जज किया जाता है। इन्हीं डाइवर्स लेंसेज के थ्रू एक पॉलिसी की अल्टीमेट सक्सेस मेजर होती है। हमारा आखिरी सेक्शन, लिमिटेशंस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, द रियल वर्ल्ड मेस। सच तो ये है कि रियल वर्ल्ड बिल्कुल परफेक्ट नहीं है।
आखिर हजारों पॉलिसी एनालिसिस रैंडमली शेल्फ्स पर डस्ट क्यों खाती रहती हैं? क्योंकि रिपोर्ट्स या तो बहुत लंबी और टेक्निकल होती हैं या फिर प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है उस पर कोई कंसेंसस ही नहीं बन पाता। गवर्नमेंट पर आउटसाइड फोर्सेस का हेवी कंस्ट्रेंट होता है और कई बार रिसर्चर्स का ऑब्जेक्टिव डेटा सोसाइटी के सब्जेक्टिव वैल्यू से क्लैश कर जाता है। ये बिल्कुल एक मेस की तरह है। So the crucial point is, डिक्शनरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग पॉलिसी एनालिसिस बेशक लिमिटेशंस के साथ आती है, पर यह हमेशा एक डेटा बेस्ड सिस्टमैटिक प्रोसेस देती है। सिर्फ अपनी ब्लाइंड इंट्यूशन पर मैसिव पब्लिक डिसीजंस लेने से लाख गुना बेटर है कि हिस्टोरिकल और डेटा ड्रिवन एविडेंस का सहारा लिया जाए। ये इंट्यूटिव जजमेंट्स का एक सिस्टमैटिक ऑल्टरनेटिव है। रॉबर्ट लायनबेरी का एक बहुत ही कमाल का थॉट है, क्या मैसिव पब्लिक डिसीजंस लेते वक्त इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नो इन्फॉर्मेशन होने से बेहतर है? बिल्कुल, कुछ गलतियों के बावजूद थोड़ी बहुत इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होना टोटल इग्नोरेंस से बेहद बेहतर है, क्योंकि सही सवाल पूछना सबसे ज्यादा मैटर करता है। Thank you for watching. Next unit will be discussed in the next explainer. If you'd like to attend the quiz, see the description. Quizzes? Please do like, subscribe and share.